हेलो स्टूडेंट्स, आज का इस क्लास में इग्नू बीएड एंट्रेंस 2013 का क्वेश्चन पेपर से एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग ए फॉग बिकॉज। जब फॉग रहता है तब हम अलग चीज़ों को यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? फॉग जब ज़्यादा गिरता है, ओस ज़्यादा गिरने से हम क्या कर सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं क्या? देख नहीं सकते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉग ज़्यादा गिरने से क्या लाइट का रिफ्लेक्शन होता है? यह सही बात नहीं है। ऑप्शन बी इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है फॉग गिरने से, ओस गिरने से, और इसी के चलते हम देख नहीं सकते हैं? यह भी सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन का यहाँ कोई सवाल नहीं है, यहाँ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि जो रोशनी है, जो लाइट है, ये लाइट इधर उधर बिखर के गिर जाती है और इसी के चलते ड्यूरिंग फॉग हम सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। तो यही सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एन ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ। ऑरेंज किस चीज़ का सबसे ज़्यादा सोर्स है? यानी कि ऑरेंज में कौन सी चीज़ निम्न में से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? याद रखिएगा, ऑरेंज में सबसे ज़्यादा, संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसीलिए संतरा को साइट्रस फ्रूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following rights was described by V.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? निम्न में से कौन सा राइट्स को, कानून को डॉक्टर V.R. आम्बेडकर द्वारा हमारे संविधान का हृदय कहा गया है, हार्ट कहा गया है और आत्मा कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल 32 में दिया गया है। और इसी के चलते अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर के रेट पिटिशन दायर कर सकते हैं। वो 4 प्रकार का पिटिशन हम दायर कर सकते हैं। 4 प्रकार का उसमें प्रावधान है: हेबियस कॉर्पस, सर्शियोररी, मैंडामस और प्रोहिबिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन 1888 सर सैयद अहमद फाउंडेड द। आपको बताना है सन 1888 में सर सैयद अहमद ने कौन सा संगठन या फिर क्या फाउंड आउट किया था, क्या बनाया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक एक संगठन का निर्माण या फिर संगठन का संरक्षण सबसे पहले 1888 में सर सैयद अहमद ने शुरू किया था। और असली मायने में ये जो संगठन, ये जो एसोसिएशन इन्होंने स्टार्ट किया था, इसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? आपको बताना है पंचायती राज ये जो सिस्टम है इसका प्रधान उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, पंचायती राज इसीलिए किया जाता है ताकि लोकल पीपल जो है या फिर जो हमारे देश का नागरिक है वो राजनीति में शामिल हो सके, राजनीति जो गतिविधियां हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। इसीलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ए बी सी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ ऊपर है और यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकास संबंधी क्रियाएं हैं उनमें लोगों को शामिल करने के लिए पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 36, अरविंदो घोष वॉज डिफेंडेड इन द अलीपुर बॉम्ब केस बाय। आपको बताना है अलीपुर में जो बॉम्ब केस हुआ था, जो बॉम्ब हादसा हुआ था इन द ईयर 1908, उस केस में अरविंदो घोष को इसके लिए दोषी पाया गया था।
पाया नहीं गया था, मतलब इन पर आरोप लगे थे और उन्हें डिफेंड करने का काम कौन कर रहे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास अरविंद घोष को बचाने का कार्य कर रहे थे, यानी कि वो उनकी ओर से वकालत कर रहे थे कि ये जो घटना हुआ था सन 1908 में, उसमें अरविंद घोष का कोई हाथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 37। गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम वाज अटर्ड बाय। आपको बताना है आप हमें खून दो, आप मुझे खून दो, मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। ये बात किसने कहा था? आप और हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 38। Which of the following states has the least literacy rate? आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेट में सबसे कम शिक्षित लोग रहते हैं। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश में जो लिटरेसी रेट 2011 का सेंसस अनुसार 74% है। राजस्थान में जो लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अनुसार 66% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2011 सेंसस के अनुसार जो लिटरेसी रेट है ये 69% है लगभग, और मध्य प्रदेश में लगभग 69% है। तो इन चारों को ऑब्जर्व अगर हम करेंगे तो सबसे कम राजस्थान में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। टी विल कूल मोस्ट इजीली, यानी आपको बताना है जब हम चाय बनाते हैं, चाय को गर्म गर्म पीने का बड़ा ही एक अजीब परंपरा है हमारे देश में। सभी क्या करते हैं? चाय को गर्मा गर्म पीना चाहते हैं। अच्छा, ये चाय कौन सी कप में ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्लास कप। ये ग्लास का जो कप है उसमें बहुत जल्दी चाय ठंड नहीं होती है। ऑप्शन बी क्ले कप, यानी कि मिट्टी से पोटारी से जो बना हुआ कप है उसमें जल्दी चाय ठंडा हो सकती है। क्या ठंडा हो सकती है, लेकिन इससे भी और कोई कप में ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा कि नहीं? चलो हम देखते हैं। ऑप्शन सी है मेटल कप। हाँ, धातु का जो कप होता है उसमें भी जल्द ही चाय ठंड हो सकती है। और ऑप्शन डी है पर्सलिन कप। ये पर्सलिन मतलब जो चीनी मिट्टी से बना हुआ जो कप होता है उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये मेटल से बना हुआ जो कप है उसमें अगर हम गर्मा गर्म चाय को रखेंगे तो उसी में सबसे जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि ये जो थर्मल बात है वो मेटल वाला कार्य, मेटल वाला जो चीज़ है वो जल्दी करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो हीट है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि एक दृष्टि में आपको लगेगा कि मिट्टी वाला जो बर्तन है, मिट्टी का जो कप है उसमें ज़्यादा जल्दी ठंड होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी ठंड होगा या फिर आसानी से ठंड होगा मेटल वाला कप में। आप देख सकते हैं क्ले वाला कप में भी होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है, और ये जो पर्सिलिन कप है, चीनी मिट्टी का कप है, इसमें भी होगा लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी से मेटल वाला में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। टू शर्ट्स आर वार्मर देन वन ऑफ द सेम मटेरियल। अच्छा, दो शर्ट एक शर्ट से ज़्यादा गर्म है। दोनों ही शर्ट्स को एक ही मटेरियल से बनाया हुआ है, तीनों ही शर्ट्स को, 3 शर्ट है टोटल। हाँ, बट डबल थिकनेस, बिकॉज लेकिन जो डबल थिकनेस वाला जो 2 शर्ट से, उन 2 शर्ट से जो ज़्यादा मोटा है वही वाला शर्ट में क्या है, वही वाला शर्ट में ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। लेकिन ये जो पतला पतला जो सेम मटेरियल से बना हुआ शर्ट है, ये दोनों शर्ट ज़्यादा वार्मर है, ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। कारण क्या है इसका? तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरवेनिंग एयर बिटवीन 2 शर्ट्स प्रिवेंट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड। यहाँ जो 2 शर्ट्स हैं, दोनों शर्ट्स में जो इंटरवेन होता है, इंटरवेन का मतलब क्या होता है, बीच में आना, यानी कि बीच में आ जाता है जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है, वो दोनों जो टेम्परेचर का मिलान होता है तो यार बीच में आ जाता है। और इसी के चलते मोटा कपड़ा वाला जो शर्ट है उसमें ज़्यादा वार्म फील नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर का जो हवा है वो प्रवेश नहीं कर सकता है आसानी से। लेकिन हल्का जो शर्ट से, 2 शर्ट से ये और ये, इन दोनों में आसानी से प्रवेश कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मन में कोई सुझाव होने से आप हमें बेशक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41।
यहाँ साइंस से एक क्वेश्चन है, द डिजीज विथ हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। आपको बताना है एक ऐसी बीमारी जो ज़्यादा यूरिक एसिड के बढ़ जाने से होती है, वो कौन सा है? ऑप्शन है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये दर्द वाला बीमारी है जिसे बात हम कहते हैं। ऑप्शन बी, इसमें क्या है? इसमें रियूमेटिज्म। ये रियूमेटिज्म किस काम से होता है? ये गठिया को कहा जाता है रियूमेटिज्म, ठीक है। इसके बाद गाउट, ये भी गठिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब गाउट होगा, क्योंकि ये जो रियूमेटिज्म वाला गठिया है ये क्या होता है? ये कोई बहुत सारे कारणों से हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड के ज़्यादा मात्रा में खून में हो जाने से नहीं होता है। लेकिन गाउट की जो बीमारी है, गाउट वाला जो गठिया है, ये यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। ये इसका स्पेसिफिक कारण है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब, और रियूमेटिक हार्ट भी सही जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 42, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम और डिपोजिट्स ऑकर इन। आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का और कहाँ डिपोजिट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है कनाडा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यूरेनियम का और डिपोजिट देखा जाता है या फिर पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 43, व्हेयर इज द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स फाउंड। आपको बताना है निम्न में से कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा वैरायटी में फूल प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम, आसाम, केरला में उतनी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार का वैरायटीज़ या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स नहीं पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में खास करके एक ऐसा फूल है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो कि है ब्रह्मा कमल। यह ब्रह्मा कमल फूल बहुत प्रसिद्ध फूल है, बहुत ही शानदार फूल है। इसके साथ साथ 600 प्रजाति का फूलों का पेड़ उत्तराखंड हिल्स में पाई जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ 44, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 हैड फोकस्ड ऑन। आपको बताना है 1964 और 1966 का जो एजुकेशन कमीशन है इसका नाम क्या है? कोठारी कमीशन है, याद रखिएगा। तो कोठारी कमीशन, इसका चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, याद रखिएगा ये भी। तो ये कमीशन किस में फोकस किया था? एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी बात सही है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी कोठारी कमीशन ने फोकस किया था। सेकेंडरी एजुकेशन पर भी इनका फोकस था, हायर एजुकेशन पर भी इनका फोकस था, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ए कमिटी हेडेड बाय ईश्वर भाई पटेल लुक्ड इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ। आपको बताना है एक ऐसा कमिटी जिसे चेयर्ड या फिर लीड किया था ईश्वर भाई पटेल ने, तो वो कमिटी किस प्रकार की एजुकेशन पर ज़्यादा बल दिया था? ऑप्शन ए हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी मेडिकल एजुकेशन एंड ऑप्शन डी जनरल एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ईश्वर भाई पटेल वाला जो कमेटी, उस कमेटी का नाम था रिव्यू कमेटी ऑन द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल, जो कि 1977 में बनाया गया था। इनका फोकस स्पेशली था सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि इसे SUPW कहा जाता है। तो SUPW पे इनका ज़्यादा फोकस था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सामान्य एजुकेशन पर ज़्यादा बल इन्होंने दिया था, इसीलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, Which of the following is the characteristic feature of the National Curriculum Framework NCF 2005? आपको बताना है निम्न में से कौन सा NCF 2005 का एक फीचर है। ऑप्शन है लर्निंग व्हाइल अर्निंग, ये NCF 2005 का कोई फीचर नहीं है कि करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, अधिगम करते वक्त उपार्जन भी करना चाहिए, कमाना भी चाहिए। ऑप्शन बी है लर्निंग विदाउट बर्डन, यस, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि अधिगम होगा लेकिन अधिगम करवाने के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, कोई बोझ अधिगम ना बने, इस पर बल दिया था, इस पर फोकस किया था NCF 2005 ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47, जौहर नवोदय विद्यालय वर रिकमेंडेड बाय। आपको बताना है जौहर नवोदय विद्यालय, ये भी क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जौहर नवोदय विद्यालय जो बनाया गया है ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन के चलते बनाया गया है?
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे भारतवर्ष का जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं NPE 1986, इस पॉलिसी के तहत नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के रिकमेंडेशन के अनुसार नवोदय विद्यालय को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे संक्षेप में CCE कहा जाता है, यह क्या है? ऑप्शन है फॉर्मेटिव इन नेचर। देखो CCE फॉर्मेटिव इन नेचर अवश्य है, फॉर्मेटिव, इसके साथ साथ ये समेटिव भी है, ठीक है, फॉर्मेटिव भी है समेटिव भी है। ऑप्शन बी में है समेटिव इन नेचर, तो ये समेटिव फॉर्मेटिव दोनों ही है। ऑप्शन सी क्रिएटिव इन नेचर, ऑप्शन डी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर। तो देखो यहाँ ABC ये सही है कहीं ना कहीं, एंड जो हमारे CCE है, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, लगातार बच्चों का जांच पड़ताल करना चाहिए, बच्चों का गतिविधि को चेक करना चाहिए। तो यहाँ ये जो CCE है ये फॉर्मेटिव भी है समेटिव भी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सबसे अप्रोप्रिएट हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हमने देखा है कई सारी किताबों में क्रिएटिव इन नेचर लिखा हुआ है, लेकिन क्रिएटिव इन नेचर से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्योंकि ये CCE दोनों प्रकार के हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 49। एज पर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, प्राइवेट स्कूल्स विल हैव टू एडमिट। राइट टू एजुकेशन एक्ट RT एक्ट 2009 के अनुसार जो निजी विद्यालय है उनको क्या करना चाहिए, उनको कम से कम 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिट करना चाहिए। हालांकि वो प्रैक्टिकली कहाँ तक होता है वो तो बात हमें नहीं मालूम, लेकिन 25% चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में कम से कम 25% ऐसे बच्चों को दाखिला करवानी चाहिए जिनका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग दैम इन डन थ्रू। आपको बताना है बच्चों का जो अधिगम का गैप है उसे किस प्रकार फिलअप किया जा सकता है, किस प्रोसेस के माध्यम से। ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ऑप्शन बी रेमेडियल टीचिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमेडियल टीचिंग। बच्चों का जो गैप है, जो बच्चे सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसको करने के लिए क्या किया जाता है, उसको फिलअप करने के लिए रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग होगा सही जवाब। टीम टीचिंग, रीटीचिंग ये सही जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी अकम्प्लिशमेंट हैपेंस टू बी डैश, यानी कि जब सबसे ज़्यादा बच्चों से उम्मीद लगाया जाएगा कि उनका जो भी होगा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगा, शानदार होगा, उनका शानदार होना ही चाहिए। इस प्रकार जब पूर्णता प्राप्ति का आशा हम जब बच्चों से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तब ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। यानी कि जब हर एक बच्चा शानदार करेगा, हर एक बच्चा बहुत ही शानदार रिप्रेजेंटेशन करेगा, हर एक बच्चा का परफॉर्मेंस इस बार शानदार होगा, ये जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक है। ये नकारात्मक दिख या फिर जो सकारात्मक पहलू है इससे ज़्यादा नकारात्मक हो जाती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इस प्रकार जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हाई रखा जाता है, क्वालिटी बढ़िया करने का प्रयास किया जाता है, तो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगर आपका कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे क्या एक प्रकार का हो सकेंगे? 20 बच्चों को मान लो कि वो क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो 20 बच्चों से यदि हम ये उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि उनसे जो भी हम क्लास ले रहे हैं, उनसे जो भी हम फीस ले रहे हैं, उसका बहुत ही बढ़िया उपयोग कर रहे हैं और परीक्षा में इनको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करना चाहिए, तो इस प्रकार जब हम करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हाई क्वालिटी का रखेंगे, एकम्प्लिशमेंट हम ज़्यादा चाहेंगे, तब क्या होगा? तब इसके बदौलत ये नेगेटिव हो जाएंगे। बच्चों का जो प्रगति है ये पॉजिटिव ना हो करके ये नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है पूर्णता या फिर उपलब्धि, और स्क्यूड मतलब अचानक दिशा निर्देश, अचानक दिशा परिवर्तन हो जाना, तो ये नकारात्मक रूप से दिशा परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ एलिमेंटरी स्कूल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो एलिमेंटरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स है, उनको मॉनिटरिंग करने का जो दायित्व है ये किसके हाथ में है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत। देखो
स्कूल का मॉनिटरिंग जीपी नहीं करती है। ऑप्शन बी मदर टीचर एसोसिएशन, ये भी बात गलत है। मदर टीचर एसोसिएशन सिर्फ स्कूल सही तरीके से परिचालित हो रहा है या नहीं उसे देख नहीं सकती है, उसे मॉनिटरिंग नहीं करने का काम करती है। ऑप्शन सी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऑफ कोर्स एसएमसी जिसे हम बोलते हैं, ये एसएमसी का दायित्व होता है विद्यालय सही तरीके से प्रतिपालित हो रहा है कि नहीं, नियमों को विद्यालय में पालन किया जा रहा है या नहीं, सही तरीके से कक्ष परिचालित हो रहा है कि नहीं, उसे देखने का दायित्व, देखने का कार्य किस पर सौंपा जाता है 5 साल के लिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर सौंपा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, शायद ये 4 साल अभी हो गया है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसेस, ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे शिक्षार्थियों को दुविधा में फैल सकता है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये तो इनेट कैपेसिटी है, आप गूगल भी करेंगे तो इनेट कैपेसिटी कहीं आ जाएगा कहीं आएगा नहीं, ये स्पेसिफिक टैलेंट है कहीं आ जाएगा, ये कॉमन एट्रीब्यूट फॉर ऑल है। तो सबसे सही जो इसका जवाब है ना, ये कॉमन एट्रीब्यूट टू ऑल है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस हम जब कहते हैं तब सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि हर एक बच्चा का जो जनरल इंटेलिजेंस है उसको यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ कोई स्पेसिफिक टैलेंट को नहीं बोला जा रहा। और बच्चों ने क्या अचीव किया है, जो प्रैक्टिस करके मेहनत करके अचीव किया जाता है उसे एक्वायर्ड एबिलिटी है, वो भी यहाँ इंडिकेट नहीं हो रहा। इनेट कैपेसिटी कई सारी वेबसाइट में आप पाएंगे, तो इनेट कैपेसिटी भी सही नहीं है, इससे ज़्यादा सही है ए कॉमन एट्रीब्यूट फॉर ऑल। हम सब के लिए जो एट्रीब्यूट लगाते हैं कि आपको ये करना चाहिए ये करना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चंस आप इग्नू एग्जाम में पाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उनका जो सॉल्व करने का, जो समाधान करने का जो क्वालिटी है, समाधान करने का जो स्पीड है, वह हर एक बच्चों का अलग अलग होता है। तो वो इनेट कैपेसिटी भी है, लेकिन ज़्यादा ये कॉमन एट्रीब्यूट फॉर ऑल है, ये सबके लिए एक बराबर एट्रीब्यूट दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम सी को ऑप्शन मानेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, डिटेल्ड रिकमेंडेशन अबाउट वुमेन एजुकेशन आर अवेलेबल इन द रिपोर्ट ऑफ। आपको बताना है निम्न में से कौन सा रिपोर्ट में महिला शिक्षा के लिए ज़्यादा विस्तार में रिपोर्ट दिया गया था। ऑप्शन ए त्रिगुणा सेन कमेटी, ये जो त्रिगुणा सेन कमेटी है ना, ये बनाया गया था 1967 में। तो त्रिगुणा सेन कमेटी में महिला शिक्षा के लिए ज़्यादा बात नहीं हुआ था, ये सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी है हर्ष मेहता कमेटी, या फिर कभी कभार इसे हंस मेहता कमेटी भी कहा जाता है। और हंस मेहता या फिर हर्ष मेहता कमेटी में ही सबसे ज़्यादा महिला शिक्षा को लेकर के डिटेल में बातचीत हुआ था, क्योंकि ये जो हंस मेहता या फिर हर्ष मेहता कमेटी है, इसे अपॉइंट किया था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन ने 1962 में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी है राममूर्ति कमेटी। तो राममूर्ति कमेटी 1990 में बनाया गया था, ये महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं किया था, इस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं पेश किया था। ऑप्शन डी है ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी को 1948 में प्रतिष्ठापित किया गया था, बनाया गया था, और इनका भी सिर्फ और सिर्फ वुमेन एजुकेशन पर फोकस नहीं था, इसीलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एजुकेशन सेस इज बीइंग लेवाइड फॉर सपोर्टिंग। एजुकेशन सेस का मतलब होता है जो कि शिक्षा कर टैक्स, एजुकेशन के लिए जो टैक्स लेवाई किया जाता है उसे बोला जाता है। तो ये किस एजुकेशन के लिए किया जाता है, चलिए एक एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को शानदार बनाने के लिए, दमदार बनाने के लिए एजुकेशन सेस लगाया जाता है देश के नागरिकों के ऊपर, ये बात सही है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नहीं लगाया जाता है, बहुत एलिमेंट्री सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी के लिए नहीं लगाया जाता मतलब बहुत नहीं होगा। ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, हर एक लेवल के लिए इस प्रकार सेस, इस प्रकार टैक्स नहीं लगाया जाता है, रेवेन्यू लोगों से नहीं लिया जाता, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। इस प्रकार और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी सार्थक एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।